सुने भाई, रिकॉर्डिंग भी नहीं हो रही सही से। प्रो कैरियोट। अब एंट्री वाले बच्चे हैं, ये तो मैं नहीं बताऊंगा कि प्रो कैरियोट का मतलब है पुराने न्यूक्लियस वाले, न्यूक्लियस वाले, न्यूक्लियोइड वाले, न्यूक्लियोइड वाले, जीनोफोर वाले, दोनों वाले, जीनोफोर वाले या इंसिपिएंट न्यूक्लियस वाले, तीनों बातें सही हैं। इंसिपिएंट न्यूक्लियस क्रोमोसोम कहेंगे या क्रोमेटिन कहेंगे? एक्चुअली क्रोमेटिन। क्यों? स्टोन नहीं है तो कंडेंसेशन नहीं है, उतनी थिकनेस नहीं है। वेरी गुड। अगर मैं कहूं प्रोकैरियोट के क्रोमोसोम को रिप्लिकेट करना है और यूकैरियोट के क्रोमोसोम को रिप्लिकेट करना है, तो बहुत सारी जगहों से रिप्लिकेशन स्टार्ट करना है, द फीचर ऑफ यूकैरियोट। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट वाला डीएनए खुलेगा नहीं, खोलना इसको मुश्किल है। इधर से इधर से इधर से उधर से स्टार्ट करेंगे रिप्लिकेशन। प्रोकैरियोट वाला जल्दी में खुल जाता है ड्यू टू द लेक ऑफ स्टोन। एक पॉइंट से, एक चोटी से रिप्लिकेशन स्टार्ट अगली चोटी तक, मतलब सारे का सारा क्रोमोसोम जल्दी में खोल सकते हैं, जल्दी में रिप्लिकेशन कर सकते हैं। समझ आ रही है? ये भी ड्यू टू द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन किसमें ज्यादा है? ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन एक किसमें है? समझ आ रही है बात? साइज किसकी बड़ी है? प्रिमिटिव कौन सा है? लो भाई, क्लासिफिकेशन आ गई। क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस नाम के साइंटिस्ट ने दी। प्लांट किंगडम और दो किंगडम, पूरी दुनिया में दो किंगडम, दो तरह के ऑर्गेनिज्म है, एक प्लांट है, एक एनिमल है। उसके अलावा साइंटिस्ट और आए, उन्होंने एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम और प्रोटिस्टा का कॉन्सेप्ट दे दिया। अर्नेस्ट हैकेल तीन किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, है ना? अर्नेस्ट हैकेल। फिर एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, प्रोटिस्टा एंड प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट चार किंगडम आ गए। कोपलैंड ने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। ये कोपलैंड ने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तीन सिस्टम किसने दिया? अर्नेस्ट हैकेल। और फिर फिर क्या हुआ? एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, प्रोटिस्टा, प्रोकैरियोट। प्लांट किंगडम से एक नया किंगडम बनाया गया जिसको कहते हैं फंजाई। और ये फाइव किंगडम हो गया। एक किंगडम, दो किंगडम, तीन किंगडम, चार, पांच। बेस्ड ऑन सेल वॉल, बेस्ड ऑन क्लोरोप्लास्ट, बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन। ये हेटोट्रॉफ, ये ऑटोट्रॉफ। ये अपना खाना बनाता है और ये एब्जॉर्प्टिव हेटोट्रॉफ। ये डिकम्पोजर भी है, ये भी सीसाइल, ये भी सीसाइल। सेल्यूलोज इसके पास नहीं है, सेल्यूलोज इसके सेल वॉल में है। समझ आ रही है ना? इसका सेल वॉल बना हुआ है काइटिन से। पहले देखा गया कि प्लांट भी खड़े हुए हैं, फंजाई भी खड़ी हुई है, एक ही किंगडम में है। किसने कहा? कोपलैंड ने कहा। हैकेल ने कहा नहीं भाई, सॉरी, विटेकर, रॉबर्ट एच विटेकर ने दिया है ना पांच किंगडम सिस्टम। उसने कहा प्लांट और फंजाई में देयर इज अ फर्क, और वो फर्क बताकर नया किंगडम बनाया, प्लांट किंगडम से फंजाई किंगडम। और इसके भी किंगडम की धज्जियां उड़ाने वाला साइंटिस्ट मार्गुलस एंड शिवार्ड, दो साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या किया? एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, फंजाई, प्रोकैरियोट, प्रोटिस्टा, प्रोकैरियोट में मॉडिफिकेशन की। और वो मॉडिफिकेशन कौन सी है? अलजी को प्लांट किंगडम से निकाल के प्रोटिस्टा में डाल दिया। अलजी को, अलजी को कहा भाई अलजी aquatic है, प्लांट भी aquatic होते हैं, ये मसला नहीं। प्लांट के पास क्यूटिकल होती है, अलजी के पास बिल्कुल नहीं। नंबर वन, क्यूटिकल का एब्सेंस होना। प्लांट नहीं है, वाटर कंजर्वेशन नहीं करती, वाटर को स्टोर नहीं कर पाती। रूट है, रूट तो किसी प्लांट में भी नहीं होती। कौन सा प्लांट है जिसके पास रूट नहीं है? सारे ब्रायोफाइट। कौन सा टेरिडोफाइट है जिसके पास रूट नहीं है? राइजोइड है। पहला टेरिडोफाइट फैलोसीडा। रटे भूल गए हैं आप, माशाल्लाह। चलो, रूट सिस्टम, लीफ सिस्टम कहां से स्टार्ट हुआ? सेकंड टेरिडोफाइट से, लाइकोपसीडा से।
इसको गलत मास कहा था आपने, है ना। एग्जाम्पल सेलेजिनीला और लाइकोपोडियम, इन दोनों में से होमोस्पोरस हेटेरोस्पोरस का पता है? वाह वाह, गुड गुड और गुडेस्ट, ओके हो गया। अभी भी 20 बच्चे पीछे हैं, नहीं ज्वाइन किया बच्चों ने, वाह वाह। तो सोए पड़े हैं। एक, अच्छा दूसरा, डिवीजन ऑफ लेबर, ओरीफेरा और ओरीफेरा और अल्जी में से डिवीजन ऑफ लेबर किसके पास है? अल्जी भी मल्टी सेलुलर है, पोरीफेरा भी मल्टी सेलुलर है ना। मगर अल्जी 75 मीटर की भी है, इतनी बड़ी, प्लांट से भी बड़ी शेल्फ। फिर भी अल्जी को प्लांट किंगडम से निकाला गया, क्योंकि ये बड़े सेल हैं, लाखों करोड़ों सेल एक साथ हैं, मगर इनका आपस में लेना देना कोई नहीं। डिवीजन ऑफ लेबर होनी चाहिए, समझ आ रही है? डिवीजन ऑफ लेबर, मिलजुल के काम करना, एक दूसरे के लिए काम करना, वो सिस्टम नहीं है, पोरीफेरा में है। तो पोरीफेरा को एनिमल किंगडम से नहीं निकाला गया, पोरीफेरा को एनिमल किंगडम से नहीं निकाला गया, ड्यू टू द लैक ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर अल्जी को निकाला गया। उसके बाद प्लांट के पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मल्टी सेलुलर होते हैं, फ्लावर, एंड्रोशम, गाइनोशम, आर्चिगोनिया, एंथ्रीडिया। और अल्जी के अंदर एक सेल होता है, अल्जी के अंदर, वो कहता है कि भाई मैं क्या करूंगा, मैं गेमेट बनाऊंगा। अब वो एक सेल क्या गेमेट बनाएगा? वो खुद गेमेट बनेगा या गेमेट बनाएगा? वो खुद गेमेट बनेगा। अच्छा, एनिमल के अंदर अदाबुदो चुनदा, प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर अगर गेमेट बने तो गेमेट कहाँ पे बनता है? मेल गेमेट, मेल पार्ट एंथ्रीडिया में, एंजियोस्पर्म में, एंड्रोशम में, फीमेल पार्ट गाइनोशम में, या फीमेल पार्ट आर्चिगोनिया में। वो एग प्रोटेक्टेड होता है आर्चिगोनिया के अंदर, आर्चिगोनिया मल्टी सेल्यूलर होती है। और अल्जी के अंदर एक सेल ने कहा मैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हूं, एक सेल ने कहा, ये ऑर्गन तो है नहीं, हम कह रहे हैं ये सेल है। तो इसने क्या किया, बॉडी को छोड़ के पानी में जाकर फर्टिलाइजेशन की। अभी बताएं प्लांट की फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगी? जब एग आर्चिगोनिया के अंदर है तो मेल गेमेट उधर अंदर आके इंटरनल फर्टिलाइजेशन करेगा, तो अल्जी में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। मतलब एक प्रोटेक्टेड अल्जी के अंदर नहीं है, प्रोटेक्ट करने वाले सेल ही नहीं है, दूसरा कोई सेल ही नहीं वो जो कहे कि मैं भी एक के साथ हूं, एक को प्रोटेक्ट करूंगा। अकेला सेल एक भी है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, खुद जाके रिप्रोड्यूस करे। वो अपने लिए रिप्रोड्यूस कर रहा है, किसी और के लिए नहीं कर रहा। समझ आ रही है? हमारी आर्चिगोनिया के बाकी सेल एक को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं? एक के लिए। समझ आ रही है ना? तो कोऑर्डिनेशन है कुल मिला के। फर्टिलाइजेशन प्लांट में इंटरनल और अल्जी में। अच्छा, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट कहाँ पे बना? प्लांट के अंदर, अल्जी के बाहर पानी में। डेवलपमेंट प्लांट की, एम्ब्रियो की, आर्चिगोनिया गायनोसम के अंदर और अल्जी की बाहर। अल्जी को प्रोटेक्शन, एम्ब्रियो को, जायगोट को, एग को कोई नहीं, उसको है। समझ आ रही है? तो ये चीजें हैं, और भी बहुत सारे मसले हैं जिनको कुल मिला के, अल्जी एम्ब्रियो फाइल्ड ही नहीं है, एम्ब्रियो ही नहीं बनता अल्जी में। जैसे दो सेल जो कह रहे थे हम ऑर्गन है, ऑर्गन तो नहीं थे, गेमेट की ओर काम कर रहे हैं। वो जैसे फ्यूज होते हैं, जायगोट बना, मियोसिस हुई, मियोसिस गेट टू बी एज जायगोटिक मियोसिस। ह्यूमन के अंदर मियोसिस कहाँ पे होती है? जर्म सेल में मेच्योरिटी के बाद गेमेट बनाने के लिए। प्लांट के अंदर मियोसिस कहाँ पे होती है? मेच्योरिटी के बाद स्पोर बनाने के लिए। समझ आ रही है? अल्जी के पास और फंजाई के पास मियोसिस कहाँ पे हो रही है? जायगोट बनने के बाद। अगर जायगोट के बाद माइटोसिस हो तो एम्ब्रियो बनेगा ना। एम्ब्रियो का मतलब है 20, 30, 50, 100, 200, हजारों, लाखों सेल, जिनसे ये ना पता चले कि हार्ट कहाँ से बनेगी, किडनी कहाँ से बनेगी, मतलब अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल। अब अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल तब बनेगा जब माइटोसिस करेगा ना जायगोट। वो अनडिफरेंशिएटेड मास इज सेड टू बी एज एम्ब्रियो, फ्यूचर का बेबी, जो पता नहीं है अभी कहाँ से क्या बनेगा। अभी मुझे बताएं, जायगोट में मियोसिस हो गई तो ये क्या बनेंगे? ये स्पोर बनेंगे। समझ आ रही है? तो अल्जी के अंदर जायगोटिक मियोसिस होती है। इन चीजों की वजह से अल्जी को निकाला गया कि भाई तुम्हारी लेवल ही नहीं है प्लांट की, निकलो तुम। और प्रोटिस्टा में रखा गया और प्रोटिस्टा की छठी करके नया नाम दे दिया
नाम इज सेड टू बी एज प्रोटोक्टिस्टा। अब अब यहीं तक नहीं, और 1890 में 1900 में सिस्टम आया डोमेन का। डोमेन, ये भाई 3 डोमेन है। कौन से तीन तीन डोमेन है? आर क्या कहूं या आर की बैक्टीरिया कहूं? अगर किंगडम कहें प्रोकैरियोट, किंगडम उसमें कहें आर्की बैक्टीरिया। आर्की, पहले आर्की को बैक्टीरिया माना जाता था, अभी आर्की बैक्टीरिया नहीं है, अभी आर्किया बैक्टीरिया से अलग है, तो उसको डोमेन दिया गया है आर्किया। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया। अब ये पुराना किंगडम सिस्टम के नेम है। किंगडम नेम सिस्टम के हवाले से प्रोकैरियोट कंसिस्ट ऑफ, प्रोकैरियोट कंसिस्ट ऑफ कितने क्लासेस? आर्की बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। मगर इसमें से जो आर्की बैक्टीरिया है इसको एक डोमेन दिया गया, यू बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया को इस किंगडम में ऐड किया गया, तो ये दोनों मिला के अब का प्रोकैरियोट है। अब का प्रोकैरियोट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म? ये वाले दो, और ये वाला आर्की बैक्टीरिया अलग डोमेन है। ये एक डोमेन आर्किया, ये दूसरा डोमेन प्रोकैरिया। बाकी बचे 4 किंगडम, कौन से? प्रोटोक्टिस्टा, फंजाई, एनिमल, प्लांट। ये डोमेन तीसरा है सेड टू बी यूकेरिया, प्रोकैरिया, आर्किया। तो अभी 3 डोमेन है। अब 3 डोमेन में से मुझे बताएं बैक्टीरिया कहाँ पर है? बैक्टीरिया की बात पूछ रहा हूँ। आप अभी आर्की को बैक्टीरिया ना कहें, अभी आर्की बैक्टीरिया से अलग है। सुने भाई, एक मसले वाली बात है जो हमें पढ़नी है, जो एवोल्यूशन में काम आएगी। अब छोड़ वीडियो ऑन करो था, क्या मसलो था? हाँ, हरू भरू वीडियो ऑन कयो था, डिस्टर्ब कयो था। एक बात करनी है एवोल्यूशन, अर्थ की, अर्थ की इवोल्यूशन 4.5 बिलियन ईयर अगो, अगो। फिर लाइफ की इवोल्यूशन की बात करनी है 3.5 बिलियन ईयर अगो। फिर बात करनी है सिस्टम्स की इवोल्यूशन। सारे इसके बाद अभी तक सिस्टम्स इवॉल्व होते जा रहे हैं, फिर डाइवर्सिटी, इवोल्यूशन। चलो सुने भाई, बड़ी दुनिया गर्म थी, दुनिया एक गोल पत्थर था, फिजिक्स वाली बिग बैंग थ्योरी, ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने से ये दुनिया क्या हो गई? टुकड़े टुकड़े टुकड़े। इनमें से एक छोटा सा ये टुकड़ा, ये वाला टुकड़ा हमारी अर्थ है। क्या है हमारी? ये अर्थ है। और अगर इस अर्थ को जूम करके बनाऊं, कहीं से सीधी है, कहीं कहीं से ऊपर पहाड़ है, कहीं से खड्डा है, कहीं से छोटे पहाड़ हैं, कहीं पर रेंजेस हैं, कहीं पर प्लेन है, कहीं पर कैसी, कहीं पर कैसी है। चलो, ये नीचे सारे का सारा अर्थ है, ये सारी अर्थ है। और अर्थ पहले कंसिस्ट ऑफ पत्थर या मिट्टी? पत्थर। तो अर्थ में रॉक है जिससे बनेगी सॉइल। सॉइल के बनने को कहेंगे पेडोजेनेसिस, पेडोजेनेसिस। चलो देखेंगे कैसे सॉइल बन रही है। चलो भाई, अभी जो पहला एनवायरनमेंट था दुनिया का, बिग बैंग के टाइम, बिग बैंग के बाद, और पहली लाइफ के टाइम, लाइफ के इवॉल्व होने में, वो एनवायरनमेंट था रिड्यूसिंग। कौन सा था?
हाइड्रोजन वाला, ऑक्सीजन लेस। अगर कोई साइंटिस्ट कहे कि पहली जो लाइफ है वो नॉन लिविंग चीजों में से बनी है, मतलब पहला सेल, मतलब आर्की बैक्टीरिया, बिलियंस ईयर लगे होंगे एक सेल को बनने में। अगर एट दैट टाइम ऑक्सीजन होती तो हजारों लाखों रिड्यूसिंग रिएक्शन होते, एक ऑक्सीजन आती और वो बिल्डिंग तोड़ देती। समझ आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? ऑक्सीडेशन करती। भाई लाइफ, बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट सही है, बायोजेनेसिस दोनों सही है। बायोजेनेसिस कैसे गलत है? अभी के दौर में गलत है, जब कुछ था ही नहीं। अभी मैं एवोल्यूशनिस्ट हो गया हूँ, क्रिएशनिस्ट नहीं है फिलहाल हम। फिलहाल एवोल्यूशन को मान रहे हैं ना कि हुई है। तो पहली जो लाइफ आई वो तो केमिकल से बनी ना। एटम मिलके मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मिलके ऑर्गेनेल, ये वो मेम्ब्रेन, ये सेल बन गया। अगर ऑक्सीडेशन होती, ये सेल बन बन के कैसे बनता? ऑक्सीडेशन से, रिडक्शन से। रिडक्शन से, ऑक्सीडेशन से टूटती हैं चीजें, जमा हो रहे हैं मॉलिक्यूल, सेल बन रहा है एटम की लेवल से। तो हमेशा क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन वाला है ही नहीं, तभी हमेशा रिडक्शन हो रही है। तभी चांस है लाइफ के बनने का फ्रॉम नॉन लिविंग एनवायरमेंट। अगर ऑक्सीजन होती, आज के दौर में है ऑक्सीजन। अभी तो कोई साइंटिस्ट कहे 10 साल पहले एक नया ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ है नॉन लिविंग चीजों से, उसका लेना देना किसी, उसका कोई एंसेस्टर नहीं, नया नॉन लिविंग केमिकल से बना हुआ है, कोई कहेगा? क्यों नहीं कहेगा? सबको पता है अभी इन्वायरमेंट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग है। जैसे कोई चीज बनना स्टार्ट करेगी, थोड़े रिएक्शन होंगे रिड्यूसिंग, फिर ऑक्सीजन उसको थोड़ा मार के तोड़ देगी, ऑक्सीडेशन कर देगी। अभी तो ऑक्सीजन बढ़ गई है। अभी नई लाइफ नॉन लिविंग चीजों से नहीं बन सकती। मतलब पहले बायोजेनेसिस था, एबायोजेनेसिस। अभी क्या है? मतलब, मतलब चलो मतलब को छोड़ दें। टेम्परेचर कैसा था? कंडीशन एसिडिटी ज्यादा थी, मतलब टोटली चीजें एक्सट्रीम लेवल पर थी। एसिडिटी एक्सट्रीम पर, सेलाइन एसिडिटी, सेलाइन कंडीशन साल्ट एक्सट्रीम पर, पीक पर। ठीक है, टेम्परेचर बॉइलिंग कंडीशन पर। और मुझे बताएं, ऑक्सीजन थी, ओजोन थी, यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्शन थी? नहीं। डायरेक्ट यूवी रेडिएशन धरती पे आ रहे थे। तो अगर डायरेक्ट आते तो कोई रह ही नहीं पाता। अभी अगर डायरेक्ट आ जाएं, ओजोन को थोड़ी देर के लिए हटा दें, सारी लाइफ है गॉन, क्योंकि डीएनए बचेगा ही नहीं। डीएनए के पास स्पेसिफिसिटी है फॉर व्हाट? टू एब्जॉर्ब द यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन भाई, पर्टिकुलर पिगमेंट पर्टिकुलर लाइट को क्यों एब्जॉर्ब करती है? उसके पास जितना पावर होता है अपनी लाइट के साथ कंपिटेंसी करती है कि ये लाइट इज फेवरेबल फॉर मी, कि ये लाइट मुझे नुकसान भी नहीं देगी और इसकी एनर्जी मैं रख पाऊंगी। वो पिगमेंट पर्टिकुलर लाइट से लाइट की एनर्जी लेती है। क्या एक पिगमेंट सारे किस्म के लाइट से लाइट की एनर्जी लेगी? ड्यू टू द केमिकल स्ट्रक्चर, कैपेसिटी। तो ऐसे डीएनए इज अ पिगमेंट, ऐसा कह लूं कि इज अ पिगमेंट, लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट ओनली फॉर यूवी रेडिएशन। और यूवी रेडिएशन डीएनए को तोड़ता है, डीएनए को, डीएनए उसको एब्जॉर्ब करता है, अफिनिटी रखता है फॉर एब्जॉर्प्शन, और यूवी रेडिएशन डीएनए को तोड़ता है। तो अभी बताएं, अगर यूवी रेडिएशन आ जाए सारे के सारे, डिस्टर्ब ना हो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर, तो सारी लाइफ में इतनी तेजी से चेंज आएगी, म्यूटेशन का रेट इतना बढ़ जाएगा, शक्ल इतनी चेंज हो जाएगी, जीनोटाइप फिनोटाइप ऐसे चेंज होगा। ओनली फिजिकल अपीयरेंस थोड़ी चेंज होगी, केमिकल रिएक्शन भी रुकेंगे, क्योंकि एंजाइम कर रहे हैं, एंजाइम जीन से बन रहे हैं। समझ आ रही है बात? तो लाइफ को बड़ा खतरा होगा। जैसे पोल्यूशन बढ़ेगी, ऐसी ऐसी जेनेटिकल डिजीज अभी भी पैदा होंगी। 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद, ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिनका इलाज ढूंढ ढूंढ के भी नहीं निकाल सकते हम। ठीक है, इतना डिफिकल्ट टाइम आने वाला है ड्यू टू द पॉल्यूशन। ये म्यूटेशन करेगी, यूवी रेडिएशन नहीं आ रहे, या तो यूवी रेडिएशन आ जाएंगे, या तो पॉल्यूशन यूवी रेडिएशन का काम करेंगी। चलो भाई, कुल मिला के
अभी बात स्टार्ट हो रही है आपकी, ऐसा समझें। हाँ भाई, धरती पर पानी था, पानी है। पानी जैसे पत्थर से टकराए, धरती पत्थर था ना, जैसे टकराएगा पानी किधर जाएगा? उड़ जाएगा। जैसे ऊपर जाएगा 1000 फीट की बुलंदी पर जाएंगे तो 6.5 सेंटीग्रेड टेम्परेचर फॉल करेगा। तो जितना ऊपर जाएगा पानी एवापोरेट होगा, उतनी ऊपर क्या है? ठंड है। तो ठंड से वो पानी 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 मिलके क्या होगा? क्लाउड बनेंगे और प्रेसिपिटेशन होगी, यानी क्या होगा? रेन होगा। पानी बारिश के फॉर्म में यहाँ पे गिरेगा। धरती पत्थर गर्म है और फिर उड़ेगा, गिरेगा और उड़ेगा। ये पानी की क्या चलेगी? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। आखिर पानी पत्थर को ठंडा कर लेगा और पत्थर पानी को रुकने देगा। समझ आ रही है ना? तो पानी यहाँ पे रुक गया। यहाँ से बात स्टार्ट की है चैप्टर वाले ने। अगर ये पीछे बैकग्राउंड नहीं पढ़ते तो बात समझ नहीं आती। जल्दी थी मुझे पढ़ाने की, मगर ये न पढ़ाता तो मसला हल ना होता। अभी सुने, अब ये पानी कौन सा है? फ्रिज के जैसा ठंडा या बॉइलिंग? समझ आ रही है ना? पत्थर ठंडा हुआ है इतना, ये इसका ये मकसद नहीं इसने गैस भर लिया है ठंड का। ठंडा इतना हुआ है कि पानी रुक सकता है, अभी भी गर्म है, हमारे लिए बहुत गर्म है, तो बॉइलिंग वाटर है। ये बॉइलिंग वाटर इज कॉल्ड एज हाइड्रोथर्मल वेंट। क्या? हाइड्रो पानी का टेम्परेचर वाला वेंट। वेंट नाम है साइंटिस्ट का। ये वेंट नाम है साइंटिस्ट का। आज के दौर में इसने एक्सपेरिमेंट किया है। इसने कहा एवोल्यूशन क्या है पता है? ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। आर्की बैक्टीरिया के टाइम कोई इंसान का बाप था क्या? तो कैसे पता चला आर्की बैक्टीरिया ऐसे इवॉल्व हुआ है? ऐसा हुआ होगा, बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ फिलोसॉफी। ठीक है। तो हाइड्रोथर्मल वेंट, वेंट नाम के साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया। क्या कहा इसने? इसने कहा भाई टेम्परेचर क्या था ज्यादा, एनवायरमेंट कौन सा था? रिड्यूसिंग। भाई ये पानी है, ये तो ये क्या है? पत्थर है। पत्थर जब टूटेगा ऐसे मिनरल भी निकलेंगे। तो यहाँ पे मिनरल केमिकल्स हैं सारे भाई। यहाँ पे केमिकल्स हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन न्यूट्री, ये सारे सारे पड़े हैं पानी के अंदर, मिक्सचर है, सॉल्यूशन है। अब टेम्परेचर भी ज्यादा है, मुझे बताएं बॉइलिंग, रैंडम मोशन, मॉलिक्यूल के टकराने के चांसेस, रिएक्शन के चांसेस। और ये तो नेचुरल था, ऐसा वेंट ने करके दिखाया एक्सपेरिमेंटली। और हुआ क्या? हुआ क्या कि पानी के अंदर कार्बन 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 की चेन बनना स्टार्ट हो गई। हाइड्रोजन अटैच हुआ, नाइट्रोजन अटैच हुआ, फास्फोरस अटैच हुआ। कभी इससे शुगर बना, कभी इससे अमाइनो एसिड बना, कभी इससे फैटी एसिड बना, कभी तो हजारों लाखों तो ऐसे केमिकल बने जिसने जिनको वेंट ने समझा ही नहीं कि ये हैं क्या। प्रोबेबिलिटी है ना, कुछ भी बन सकता है ना। वेरी रेयरली शुगर बने, वेरी रेयरली अमाइनो एसिड बने, वेरी रेयरली फैटी एसिड बने, वेरी रेयरली न्यूक्लियोटाइड बने। अदरवाइज पता नहीं कौन कौन से गंदे गंदे केमिकल, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स टाइप के केमिकल बने। और वेंट ने क्या कहा? वो केमिकल जो अदर थे उन्होंने मिलके पता नहीं क्या क्या बनाया, वो आई डोंट नो क्या है। बाकी मुझे पता चला कि शुगर मिल रही है, शुगर शुगर से मिल रही है, मिक्रो मॉलिक्यूल भी बन रहा है ऑटोमेटिकली, टेम्परेचर की वजह से और केमिकल की अवेलेबिलिटी की वजह से ऑटोमेटिक चीजें बन रही हैं। क्या जरूरी है रिएक्शन करने के लिए एंजाइम? नहीं, रिएक्शन को तेज करने के लिए एंजाइम जरूरी है। रिएक्शन करना विदाउट एंजाइम भी होता है, समझाया था मैंने एंजाइम में बड़े अच्छे तरीके से। कि टेम्परेचर प्रमोट करता है रिएक्शन को, हम बॉडी को टेम्परेचर देके रिएक्शन बढ़ा सकते हैं। जल जाएंगे 37 सेंटीग्रेड से, अगर 60 सेंटीग्रेड पर चले जाएं, 60 सेंटीग्रेड की आग दें हम अपने आप को कि भाई हमें जल्दी में फूड को डाइजेस्ट करना है, तो पहले फूड की डाइजेशन होगी, अब पहले हम पिघल जाएंगे, बॉडी पिघल जाएगी। हमारी बॉडी ऐसी प्रोटीन की बनी हुई है जो 45 सेंटीग्रेड, तो क्या सॉरी, प्लांट नहीं है, हम प्लांट 45 से ज्यादा नहीं रह सकते। 38 सेंटीग्रेड के बाद हमारी बॉडी के बहुत सारे प्रोटीन टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। 105 के फेवर पर प्रोटीन टूट जाती हैं, लिपिड टूट जाती हैं, मॉलिक्यूल टूट जाते हैं, एंटीजन काम करना छोड़ जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन एंजाइम्स की खराब हो जाती है। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ऊपर से लगे हुए छोटे 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 पतले पतले नन्हे मुन्ने ग्रुप से टेम्परेचर बढ़ा दें, एसिडिटी बढ़ा दें, एच को बढ़ा दें, ओएच को बढ़ा दें, पीएच को इधर उधर कर दें, सारा सिस्टम चेंज। बड़े टेक्निकल पॉइंट पर हमारी बॉडी काम करती है।
अब आ वीडियो ऑफ करो। अरे छो वीडियो ऑफ आंधा करन। हाँ भाई, अभी बात तो कहने में भी शर्म आ रही है, मगर सुन ले, इतना बड़ा झूठ। इन्होंने कहा जैसे खुद ब खुद ग्लूकोज बन गया, ऐसे ग्लूकोज से स्टार्च भी बन गया। यही नहीं, और सुने ना, और सुने। लिपिड बन गई, लिपिड ने प्रोटीन को समेट लिया और मेम्ब्रेन बना ली, बीच में आरएनए बन गया, और यहाँ से एक स्ट्रक्चर बनी है आरएनए, और ये इसके ऊपर मेम्ब्रेन। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच एक कैटेगरी है जिसको इसने कहा प्रोटोबायोन्ट, और प्रोटोबायोन्ट से आर्की बैक्टीरिया बनी। प्रोटोबायोन्ट क्या है? लिपिड और प्रोटीन की मेम्ब्रेन कवर कर रही है आरएनए को। पहले आरएनए बना, अब आरएनए कैसे बना? न्यूक्लियोटाइड से। आरएनए को शुगर प्रोटीन ने समेट के, लपेट के ये स्ट्रक्चर बना ली, जिसको कह रहे हैं प्रोटोबायोन्ट। और डेड के बीच ये लिंकिंग लाइफ है, ना लाइफ में आता है ना डेड में आता है। ये प्रोटोबायोन्ट आरएनए कंटेनिंग एक सेल की तरह स्ट्रक्चर है, जिसको अपना अंदर का एनवायरमेंट है, इसका अंदर का एनवायरमेंट है, ये यहाँ पे रह रहा है, और इसका आरएनए इवॉल्व हो रहा है इनटू द डीएनए, और इसकी मेम्ब्रेन इवॉल्व हो रही है, इसकी मेम्ब्रेन पर डीएनए इवॉल्व हो रहा है, तो डीएनए में जीन आ रहे हैं, जीन जो है न्यूक्लियोटाइड से बन रहे हैं। ये इसने बात की, वेंट ने। ठीक है, तो पहली जो लाइफ है वो आर्की बैक्टीरिया बन गई। आर्की बैक्टीरिया कब बनी? 3.5 बिलियन ईयर अगो पहली आर्की बैक्टीरिया बनी। सॉइल कब बनी? अब सॉइल कैसे बनी, अर्थ कैसे बनी? एक तो बिग बैंग हुआ, दूसरा टेम्परेचर ज्यादा था, तो पत्थर आज भी पहाड़ी इलाके में जाएं, पत्थर को टच करें तो पत्थर से एक लेयर उठेगी, आपके हाथ से भी उठेगी। क्यों? क्योंकि पत्थर को हीट ने तोड़ दिया है, ऊपर से ज्यादा हीट का असर अंदर नहीं गया, ऊपर ऊपर से पत्थर टूटा हुआ है, तो ये पत्थर टूट रहा है इनटू द स्मॉल पार्टिकल, है ना, और से माल फाइनली ये सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पत्थर का टेम्परेचर से सॉइल में कन्वर्ट होना, ये विदरिंग है। विदरिंग मतलब पत्थर का टूटना, थर्मल विदरिंग। एक सॉइल बनती है टेम्परेचर से, दूसरा सॉइल बनती है केमिकल से। जो लाइकेन जाते हैं पत्थर पे ग्रो करते हैं, ग्रो करके लाइकेन केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, एसिड वगैरह, केमिकल्स की वजह से भी पत्थर पिघलते हैं, टूटते हैं। ठीक है, इनटू द सॉइल, ये केमिकल विदरिंग। विदरिंग मतलब टूटना पत्थर का किसी ना किसी तरीके से, और ऊपर से पत्थर आया, नीचे वाले पत्थर से यूं टकरा गया और दोनों पत्थर पथरियों में टूट गए, ये फिजिकल विदरिंग। केमिकल विदरिंग, थर्मल विदरिंग, फिजिकल विदरिंग। गाड़ियों के चलने से पत्थर टूट रहे हैं, एनिमल के चलने से टूट रहे हैं, पत्थर के पत्थर से टकराने से टूट रहे हैं, ये सारी फिजिकल विदरिंग है। ये 3-4 तरीके हैं सॉइल के बनने के, फ्रॉम रॉक is called as pedogenesis, pedogenesis by thermal weathering, pedogenesis by chemical weathering, pedogenesis by। सॉइल आएगी तो लाइफ आएगी ना। सॉइल के अलावा प्लांट कैसे लगेगा? पत्थर में लगेगा, रूट पत्थर में जाएगी। जितनी छोटी सॉइल उतना छोटा प्लांट, जितनी बड़ी सॉइल उतना। क्यों भाई ऐसा? बड़ी सॉइल बड़ी रूट जाएंगी, बड़े प्लांट को बड़ी रूट चाहिए, और बड़ी सॉइल और बड़ा प्लांट, और बड़ी सॉइल, यानी सॉइल नीचे बनती जा रही है, पत्थर नीचे खत्म होता जा रहा है। समझ आ रही है? डिगिंग करेंगे करेंगे करेंगे, फाइनली नीचे पत्थर मिलेगा। वहां तक सॉइल बनी है, आगे बन रही है, वेदरिंग हो रही है। कहीं कहीं पर तो ऊपर ही पत्थर पड़ा है, पहाड़ी इलाके में जाए वहां पे पत्थर पड़ा है, पत्थर टूटा ही नहीं है, टूट रहा है। मतलब सॉइल की इवोल्यूशन हुई है, इवोल्यूशन हो रही है, इवोल्यूशन होती रहेगी। लाइफ की इवोल्यूशन हुई है, लाइफ की इवोल्यूशन होगी, होती रहेगी। थोड़ी शर्म आ रही है इसमें कहने में, है ना? हुई है इवोल्यूशन। हम क्रिएशनिस्ट हैं भाई, कोई इवोल्यूशन नहीं है। मैंने बड़े आर्टिकल पढ़े हैं क्रिएशन पर, बड़े आर्टिकल पढ़े हैं, और क्रिएशनिस्ट सही हैं, ये झूठे हैं सारे, मगर मैं अच्छे से इनको पढ़ाता हूँ, क्योंकि मेडिकल में सवाल इनके आते हैं। क्या करें? पहले जमाने में जो डॉक्टर थे, हकीम थे, फिलोसोफर थे, हमारे इलाके, हमारे एशियन कंट्रीज के होते थे,
उनकी स्टडी को पढ़ के गोरों ने इतनी डोमिनेंसी कर दी। अभी जो मेडिकल जो ये वो ट्रीटमेंट सारा कुछ उधर से आ रहा है, तो आइडियाज भी चेंज हो रहे हैं, सोच भी चेंज हो रही है, कल्चर भी उधर का ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि हमारे आदमी अंधे जा रहे हैं और आंखें, उनकी आंखें लेकर हमारे पास आ रहे हैं, तो कल्चर भी लेके आ रहे हैं, तो मसले हो रहे हैं बहुत सारे, लेकिन पता नहीं चल रहा। हम कह रहे हैं इवॉल्व हो रहे हैं, बहुत सारे डायरेक्शन हैं जिसमें हम पीछे जा रहे हैं, बहुत सारे डायरेक्शन हैं। सुने भाई, आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अल्जी यानी साइनो बैक्टीरिया। हाँ भाई, पहला ऑर्गेनिज्म। आर्की का मतलब क्या है? ओल्ड डेस, एंशंट, प्रीमेटिव, आर्कियोलॉजिकल, पुराना, पहला ऑर्गेनिज्म। इसको कहते हैं एक्सट्रीमोफिल। एक्सट्रीम एनवायरमेंट में पढ़ाया ना मैंने। एविडाट क्या है इसकी? नॉट यूबिक्वाइटस, ये यूबिक्वाइटस है, हर जगह पे रहेगी। ये एक्वाइटिक है, पानी में रहेगी, फोटोसिंथेसिस करनी है, पानी में रहना है इसने। और ये एक्सट्रीम लेवल पर रहेगी, एक्सट्रीम टेम्परेचर पर, एक्सट्रीम एसिडिटी पर, एक्सट्रीम साल्ट पर। अगर मैं कहूं टेम्परेचर बॉइलिंग में और एसिड में रहने वाली आर्की बैक्टीरिया इज सेड टू बी थर्मो एसिडोफिलिक बैक्टीरिया। थर्मो एसिडोफिल या फिलिक, फिलिक मतलब लविंग, ये ऐसे एनवायरमेंट में रह रही है। पता नहीं है आपको, आपको पता नहीं है, एक रिएक्शन है जिसका नाम है PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एक होती है डीएनए की रिप्लिकेशन, इसमें डीएनए बनता है नेचुरली सेल के अंदर। हमारे पास डीएनए से डीएनए बनता है कौन से टेम्परेचर पर? कॉमन सेंस है 37 पर। अगर हम इस डीएनए को लैब में जाके, लैब में डीएनए से डीएनए बनवाएं, एक छोटा सा डीएनए का टुकड़ा ले जाएं और उस डीएनए से, उस छोटे से टुकड़े से नया डीएनए बनवाएं लैब के अंदर, नॉट सेल के अंदर। सेल के अंदर एंजाइम होते हैं डीएनए को खोलने वाले, हेलिकेज, गायरेज, जो डीएनए को जबरदस्ती खोलते हैं, ऐसे बनाते हैं स्ट्रैंड जुदा जुदा, इसको कहते हैं फॉर्क। फॉर्क, खुल गई, खुली हुई स्ट्रैंड, वाई शेप। इधर से अभी डीएनए के स्ट्रैंड दोनों साथ हैं, ये पार्ट खुला हुआ है, इसके ऊपर नई स्ट्रैंड बनेगी, इसके ऊपर नई स्ट्रैंड बनेगी, और ये खुलता जाएगा, खुलता जाएगा। कौन खोल रहा है? वो भी 37 पे काम करेगा। मगर यहाँ पे हम 94 सेंटीग्रेड टेम्परेचर देके डीएनए को तोड़ते हैं। इस स्टेप को कहते हैं स्टेप नंबर पहला। फुल फॉर्म क्या है? पॉलीमरेज। पॉलीमरेज मतलब न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना, पॉलीमराइजेशन मतलब डीएनए बनाना। चेन, चेन के फॉर्म में न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे, रिएक्शन, समझ आ रही है? मतलब डीएनए बनाना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर मशीन टेम्परेचर पे काम करती है, थर्मोसाइक्लर मशीन, थर्मोसाइक्लर मशीन। तो 94 पे डीएनए को क्या किया? तोड़ा, तो बीच वाली बॉन्डिंग टूट गई, ये डीएनए का स्ट्रैंड इधर, ये उधर, ये टेम्परेचर ने बॉन्ड तोड़े। कौन से? हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन थायमिन के बीच डबल बॉन्ड, गुआनिन साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। ये मैं एडिशनल बाहर इसीलिए बता रहा हूँ, इनमें कॉन्सेप्ट हैं बड़े। ठीक है, कोर्स चलेगा, हो जाएगा, कॉन्सेप्ट की चीजें समझनी चाहिए, और लिंकिंग है, बड़ी लिंकिंग चीजें हैं। सुने भाई, पहला स्टेप डीएनए को बनाने का, डीनेचरेशन, डी। दूसरा स्टेप टेम्परेचर को कम करके हम क्या करेंगे? 54 सेंटीग्रेड देकर, दूसरे स्टेप में, पहले स्टेप में 94, दूसरे में 54 देकर हम डीएनए को रॉ मटेरियल देंगे डीएनए बनाने के लिए। ये तो पेरेंटल स्ट्रैंड है ना, अब नई स्ट्रैंड बनानी है। कैसे बनानी है? क्या चाहिए? न्यूक्लियोटाइड चाहिए। कौन से न्यूक्लियोटाइड? डीऑक्सीराइबो या राइबो? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ऐड किए, और एंजाइम से ऐड किए। एंजाइम कौन सा? ह्यूमन डीएनए पॉलीमरेज। क्यों नहीं? टेम्परेचर ज्यादा है, काम नहीं करेगा, जल जाएगा। तो आर्की बैक्टीरिया से, थर्मो एसिडोफिलिक बैक्टीरिया से एंजाइम लेकर आए हैं एक पॉलीमरेज, थर्मोफिलस aquaticus। थर्मस aquaticus बैक्टीरिया का नाम है। जब बैक्टीरिया 72 सेंटीग्रेड में रह रही है,
बॉइलिंग वाटर में, इट मीन इसके एंजाइम रह रहे हैं, इट मीन इसकी प्रोटीन स्टेबल है, इट मीन इसके सारे सेल के मॉलिक्यूल स्टेबल है। समझ आ रही है? ऑर्गेनिज्म रह रहा है मतलब मॉलिक्यूल रह रहा है, सारा किस्सा तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी का है। चलो, जैसे पेक्सिन सह रहा है एसिडिटी, और कोई एंजाइम हो तो कहे मैं एसिडिटी सह लूंगा, हाँ सह लेगा जब पेक्सिन जैसी उसकी केमिकल कंपोजिशन एंड स्टेबिलिटी एंड फंक्शनल ग्रुप ऐसे लगे होंगे जो एसिड से रिएक्ट ही नहीं करेंगे, एसिड को देखेंगे ही नहीं, धका देंगे एसिड को और मजे से रहेंगे। समझ आ रही है बात? तो भाई कुल मिला के एंजाइम कौन सा दिया? आर्ची बैक्टीरिया का। तो ये आर्ची बैक्टीरिया की इंपॉर्टेंस है कहाँ पे? बायोटेक्नोलॉजी में। ये डीएनए से डीएनए बनाना, एक इंसान का एक अगर अनमोल डीएनए मिल जाए, बड़ा पायदार मजेदार लजीज टाइप का, जो जो हर किसी आदमी को देना चाहें, भाई सपोज करें इंसुलिन बनाने वाला डीएनए है, मजेदार नहीं है? तो अगर शुगर बनानी है तो क्या हर शुगर बनाने के लिए हर दूसरे इंसान से इंसुलिन वाला जीन लेंगे? भाई एक से ले लिया, इससे इससे ले लिया, अब इसके जीन को क्या करेंगे? हजार लाखों करोड़ों अरबों दफा मल्टीप्लाई ताकि अमेरिका को, यूए को, सबको दे दें, लो भाई ये जीन हमने निकाला था, लो पैसे भी कमाएंगे और बैक्टीरिया को चाइना के नदी नावे, ये चाइना वाले कर रहे हैं ना, पाकिस्तान वाले थोड़ी हैं ये काम हम नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं, ये काम चाइना वाले कर रहे हैं। तो तो बैक्टीरिया को भी ये जीन देंगे, बैक्टीरिया क्या बना के देगी? इंसुलिन, या जो जीन का काम है वो बना देगी बैक्टीरिया। तो बड़े काम में ये जीन आएगा, जीन की कॉपी बना लेंगे। अच्छा सुने, क्या मैं कहूं कि इंसान के सारे जीन 30,000 जीन को मल्टीप्लाई करके बैक्टीरिया में रख सकते हैं? कैसे पता है? जीन निकाला, जीन की कॉपी की पीसीआर में, बहुत सारे जीन हो गए लाखों करोड़ों, अब उनमें से एक जीन, एक बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को निकाल के उसमें ऐड किया, फिर प्लाज्मिड इंसर्ट किया इनटू द सेम बैक्टीरिया। अब हमारा जीन बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में है, अब बैक्टीरिया को ग्रो करवाएंगे, बैक्टीरिया बनेगी लाखों करोड़ों अरबों खरबों, हमारे जीन भी कॉपी, वो एक जीन फिर दूसरा जीन फिर तीसरा फिर चौथा फिर पांचवा, 30,000 जीन हमने कॉपी करवा के रख लिए हैं लैब के अंदर। लैब क्या है? लैब कौन सी है? ऐसे रूम होगा उसमें बैक्टीरिया जीन पड़े होंगे? नहीं, लैब के अंदर टेस्ट ट्यूब होंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर बैक्टीरिया होगी, बैक्टीरिया के अंदर हमारे जीन है। किताब की तरह बाहर बैग में थोड़ी जीन रखे होंगे, बैक्टीरिया में जीन है, वहीं पर जिंदा है ना। तो ये बैक्टीरिया में जीन की कॉपी भी हो रही है, जीन के प्रोडक्ट भी बन रहे हैं, जीन हमारे से, अब किसी को भी इंसान का जीन चाहिए इंसान से नहीं लेंगे, बैक्टीरिया में पड़े हुए हैं, फला बैक्टीरिया जीन ए वाली है, जीन बी वाली है, जीन सी वाली है, ये इस वाली है, ये उस वाली है, कौन सा जीन चाहिए? सिकल सेल एनीमिया वाला ये बैक्टीरिया निकालो, कौन सा इंसुलिन वाला वो निकालो, कौन सा ये वाला वो निकालो। समझ आ रही है बात? ये हमारी क्या है? जीनोमिक लाइब्रेरी। क्या हो गई? जीनोमिक लाइब्रेरी, कंप्लीट जीनोमिक लाइब्रेरी बनी है 2000, याद का यहाँ ना, 2002 में, 1990 से काम स्टार्ट हुआ था, 11 12 या 13 साल काम स्टार्ट, 2003 या 2002 तक 13 साल का प्रोजेक्ट था। इसको हमने कहा था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसमें क्या किया था? इंसान के सारे जीन्स की कॉपी करके सेव करके जीनोमिक लाइब्रेरी बना के रख दी है। बायोटेक्नोलॉजी ना है थोड़ो तक असर हो जाए ना, बायोटेक्नोलॉजी माइंड से सेट थे ना, અહીંયા લાજમી આ બેક્ટેરિયા पढ़ो, बायोटेक्नोलॉजी के टच न रहो, माना तव्हां खुदल खाता हो, ठीक है? मां वरी वरी चवां थो क्रोमोसोम्स एंड डीएनए प्लांट, थोड़ो माइटोसिस मियोसिस ऐं थोड़ी बायोटेक्नोलॉजी और डीएनए खे एड करण कढण, बस रिकॉम्बिनेंट डीएनए थोड़ो अचे, इंडिकेट वारा वरा निभागा आहिनि, ॾेई सघनि दादा अॼु जे लाइ खोड़ आहे, सुभाणे आर्ची बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया साइनो बैक्टीरिया जो शॉर्टकट में डिफरेंस पढ़ाईंदुमि, ठीकु आहे? ॿिए ॾींहं न सुभाणे चैप्टर खे पूरो कंदासीं इंशाअल्लाह। या